अपनी बात चल रही है नियमों की। सॉरी, मेरा एक्चुअली 2-3 दिन से बहुत सर्दी कफ़ है, तो मेरी आवाज़ पता नहीं कैसे आ रही है, लेकिन मैं वीडियोज़ बना रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी लोग निकलेंगे नवंबर से और दिन रह गए, गिन के 8-10 दिन रह गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी-जल्दी वीडियोज़ बनाऊँ, तो जो भी है इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता दूँ। तो ऐसा है कि और 2-3 छोटे-छोटे नियम बताऊँगी। पूरे परिक्रमा में आप आपने जिस दिन से परिक्रमा शुरू कर दी, उस दिन से आप बाल नहीं काट सकते हैं। तो लोग जो पुरुष परिक्रमावासी है, संकल्प लेने से पहले ही घाट पे, गोमुख घाट पे 20-20 रुपए में बाल कटवाने वाले रहते हैं। पूरा गंजा जो है, पूरे बाल निकाल के। और मैयाओं को अगर बाल कटवाने हैं, जैसे हम पूरा मेरे दिक्कत हो गई थी, मैंने कटवाए नहीं थे। और बाद में क्या हुआ था कि मैं मेंटेन नहीं कर पा रही थी और मेरी जटाएँ बन रही थी और एक दूसरे में बाल घुस गए थे, तो मुझे काटने पड़े। तो और मोस्टली महाराष्ट्र में पूना मुंबई के की जो मैया है ना, वो शॉर्ट करके जाती है। तो अगर आपको शॉर्ट करके जाना है, मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं हो इसके लिए, तो आप पहले ही घर से ही बॉयकट और जो भी है आपको जितना ये लगे वो करवा के ही जाइएगा, तो वो ज़्यादा आसानी रहती है। दूसरा है कि आप नाखून नहीं काट सकते। ऐसा कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। मेरे केस में ऐसे हो रहा था, वो नाखून बढ़ रहे थे और उसके बाद में वो यहाँ पे लग के ज़ख्म हो रहे थे, तो मैं तो बढ़ते थे तो मैं काट देती थी उसको। ये है। और कुछ आई थिंक आपको पूजा करनी है, वो रोज़ वो है। हाँ, एक और बात है कि जो हम मैया का पानी घुमाते हैं ना, वो मैया का पानी नीचे नहीं रखते हैं कहीं पे भी। मतलब आप पूजा के लिए भी निकालेंगे ना, तो निकाल के बॉटल नीचे ऐसे ही नहीं रखेंगे, उसके लिए कोई आसन लगता है। तो मैंने क्या किया था ना, छोटा सा पाउच ही लिया था, वो पाउच में डाल के रखा था कि अगर मैंने बैग से भी निकाली है और नीचे रखनी है मुझे, तो नीचे पाउच है, तो वो मतलब दिक्कत नहीं है। और आप संकल्प लेके निकलोगे तो आपको पंडित जी महाराज जी बताएंगे कि ये सारे नियम बताएंगे छोटे मोटे, और फिर और परिक्रमा में कैसे बिहेव करना है। क्योंकि आपने एक बार परिक्रमा शुरू कर दी तो लोग आपको साधु संत मानते हैं, और हर लोग कोई आपको नर्मदे हर छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति आपको नर्मदे हर झुक के करेगा। तो हमें भी ना बहुत ही विनम्रता से झुक के नर्मदे हर बोलना है। ऐसा नहीं कि हाँ नर्मदे हर ऐसे एटीट्यूड नहीं देना है। हम भले ही हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम परिक्रमा अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। और जो आश्रम वाले हो, जो गांव वाले हमारी सेवा कर रहे हैं, वो हम पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन वो एहसान नहीं जताते, वो एज अ सेवा वो हमारे यहाँ झुकते हैं हमारे सामने। तो हमें तो उनसे ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, है ना। तो ये बात है। परिक्रमा में अपनी छवि होती है साधु संत की, तो बहुत सोच समझ के ही हमें बर्ताव करना पड़ेगा। हम किसी से भी ऐसे ही लड़ झगड़ नहीं सकते, किसी से भी ज़ोर से बात मत करिए। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी नहीं लगी, तो ऐसे ज़ोर से उसको किसी को भी हड़काइए मत, पहली बात तो। बिकॉज़ नहीं अच्छा लगेगा वो। और हमें परिक्रमा हम कर रहे हैं तो हमें विनम्र रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारे लिए एक सीख है, परिक्रमा की सीख है ये, विनम्रता, है ना। तो वो ज़्यादा रखिएगा, चाहे भले ही कुछ हो। देखिए परिक्रमा में क्या होता है ना, कि अच्छे बुरे सारे अनुभव आते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं और अच्छे बुरे अनुभव हर जगह आते ही है। ऐसे नहीं है परिक्रमा है तो बहुत अच्छे ही लोग अनुभव आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर टाइम में संयम नहीं खोना है। काफ़ी बार आपको बहुत अच्छा माना जाएगा, लोग आपके पाँव पड़ेंगे कहीं कहीं भी जगह पे, आप अरे नहीं नहीं ये वो ऐसे किया जाएगा, या फिर काफ़ी जगह पे आपका अपमान होता है, अपमान भी होता है। और अपमान होने के बाद बुरा सबको लगता है, आप हो या मैं हो, सबको लगता है। लेकिन फिर भी संयम से काम लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ। एक तो मैंने वो अमरकंटक का बताया कि वो महाराज जी, मैं कुछ डायरेक्ट माई के बगिया गई थी और मैं वापस आना चाहती थी, तो वो वहाँ के महंत वो गुस्से से मुझसे बात कर रहे थे और आंखें बड़ी बड़ी थी, और मुझे पता ही नहीं चला वो मुझ पे गुस्सा है। मैं तो देख रही थी कि उनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी है। वो एक किस्सा था। उसके पहले एक आश्रम हम गए थे और वहाँ पे कुछ हो गया था। मतलब मेरे आराध्य पे किसी ने मेरा बहुत अपमान किया था, और मैंने बिल्कुल मतलब उसको बहुत लाइटली लिया। और मैं ऐसा सुन रही थी और मैं बोल रही थी अच्छा, ओके, अच्छा, ओके। तो थोड़ी देर बाद वो ही कंफ्यूज हो गए कि ये औरत झगड़ क्यों नहीं रही है, या फिर ये औरत जवाब क्यों नहीं दे रही मैं जो बोल रही हूँ उसका। तो मतलब ये बात है कि संयम रखना बहुत ज़रूरी है ना। ये ऐसी चीज़ें होती है, होंगी।
कभी-कभार परिक्रमावासी साथ में चलते हैं ना, फिर भी परिक्रमावासी की भी अनबन होती है। अब ये मियाँ-बीवी मतलब पति-पत्नी भी परिक्रमा से साथ में चले तो भी अनबन होती है उनकी। तो संयम रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर पति-पत्नी है और आप अगर पत्नी को कुछ बहुत अपमानित कर रहा है, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि एक मैया का आप पूजा कर रहे हैं एक मैया की और दूसरी मैया का आप अपमान कर रहे हैं, तो क्या मतलब है परिक्रमा का? है ना? सही बात है। या फिर किसी का भी मतलब सिर्फ मैया की बात ही नहीं है कि हम बिना बात का किसी को अपमान करेंगे तो फिर वो मतलब नहीं है ना? परिक्रमा का अर्थ क्या है? तो ये बात ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं है देखिए परिक्रमा में हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि परिक्रमा में हमारी एक इमेज रहती है। पुरुष परिक्रमावासी, मैया परिक्रमावासी साथ में चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अकेले भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी नर्मदा मैया कुँवारी थी तो परिक्रमा में ब्रह्मचर्य का ही पालन किया जाता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, साथ में भी चले तो भी उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी अपना बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि लोगों को कुछ नाम रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, बराबर है? बिकॉज़ क्या होता है ना कि लोग हमेशा जैसे अपने यहाँ लोग हैं वैसे ही वहाँ लोग होंगे। वो लोग पूछेंगे दूर से कौन ज़िला? हर कोई पूछेगा कौन ज़िला? कौन ज़िला? हर एक को ज़िला पूछेंगे, आप कहाँ से आए हैं? अगर पुरुष परिक्रमावासी, स्त्री परिक्रमावासी साथ में है तो पहले पूछेंगे आप पति-पत्नी हैं क्या? तो पहले ही क्लियर कर दो, अरे वो तो अगर आपका पति नहीं है तो वो आपका भाई समान ही है ना? हाँ, ये मेरे भाई है ना? क्योंकि आप परिक्रमा कर रहे हो, आपको पता है आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आप ऐसा कुछ भी ऐसा ये नहीं करोगे। लेकिन काफ़ी जगह ऐसे पाया गया है मतलब हमने सुना है कि काफ़ी जगह बहुत दिक्कतें आई है। तो ऐसा ना करें ऐसा अपना बर्ताव नहीं होना चाहिए कि परिक्रमावासी का कुछ नाम खराब हो। दूसरे है कि जब हम आश्रम में रहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से रहें। बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से ना बोले फ़ोन पे ज़ोर-ज़ोर से ना बोले, ज़ोर-ज़ोर से हँसी मज़ाक ये वो। देखिए क्या है ना मुंबई पुणे वाले जो जाती है ना मैया, वो वैसे भी बहुत फॉरवर्ड रहती है, जॉब करती है, वो सालों से पुरुष से कंधा मिला के काम करती है। तो बात करना, हँसना, खिलखिलाना, साथ में चलना कोई दिक्कत का काम नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो जो एरिया है ना वो रिमोट एरिया है, गाँव का एरिया। तो गाँव और शहरों में बहुत फ़र्क रहता है दोनों के बर्ताव में, मैयाओं के बर्ताव में। गाँव के जैसे ये बात बोलती हूँ मैं कि हम जैसे महाराष्ट्र की महिलाएँ हैं वो अकेले भी परिक्रमा के लिए निकलते हैं और मैं बहुत मतलब जो बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र की महिलाएँ रणरागिणी है, तो वो श्योरली रणरागिणी है, पक्का वो रणरागिणी है। उनसे परिक्रमा पूरी हो ना हो लेकिन इतने हज़ार किलोमीटर की परिक्रमा के लिए खुद अकेले घर से निकलना बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है, बहुत धैर्य की बात है। मध्य प्रदेशवासी महिला परिक्रमावासी कभी भी आपको अकेली नहीं दिखेगी, पति के साथ ही दिखेंगी, कोई भी अकेले नहीं जा सकती है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब काफ़ी लोग मतलब बोलेंगे, "आप अकेली आइए।" मतलब उधर मतलब ये सोच ही नहीं सकते कि मैया अकेली आ सकती है, मैया अकेली परिक्रमा कर सकती है। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखिए। मैया को और भी कहूँगी कि हर किसी को फ़ोन नंबर मत दीजिएगा क्योंकि क्या है ना चलते-चलते कोई भी मिलता है और बोलेंगे हाँ फ़ोन नंबर दीजिए हम आएँगे तो आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे। तो मुश्किल हो जाता है बाद में आपको बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं। देखिए हम जब परिक्रमा में होते हैं ना तो हमें टाइम ही टाइम रहता है, हमको चलना ही होता है। तो आप किसी को फ़ोन नंबर दें, किसी से बात करें किसी का फ़ोन आया आप बात करें तो आप बात करने के लिए टाइम रहता है। जैसे ही आपकी परिक्रमा ख़त्म हुई आप आपके दुनिया में लौटते हो। फिर आपकी दुनिया और उनकी दुनिया अलग है। आपकी पहचान उनकी पहचान है कितनी? चलो 15-20 दिन 1 महीना अगर आप साथ में चले तो बात भी कर सकते हैं कि हाँ हम मतलब वो बॉन्डिंग हो जाती है, वो रिश्ता बन जाता है। लेकिन आपको आधे घंटे के लिए कोई मिला होगा, 1 घंटे के लिए कोई मिला होगा या फिर गाँव वाले कोई मिले होंगे, आश्रम में कोई मिले होंगे। आप कितना देर बात करेंगे उनसे? फिर उनको गुस्सा आ जाता है। काफ़ी आश्रम में हम रजिस्टर में नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो वो भी लिख के लोग फ़ोन करते हैं बार-बार आपको कहाँ पहुँचे हैं पूछने के लिए। जब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप उस आश्रम में रहे तो उन्होंने आपको फ़ोन करना ही चाहिए, लेकिन आते हैं।
जो होता है मैं बता रही हूँ आपको। भले ही उनकी चिंता हो, लेकिन फिर वो बाद में जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर वो ऐसा लगता है कि अरे कि हम बात भी क्या करें इनसे, है ना? तो ध्यान में रखिएगा, आपको फ़ोन नंबर देना है आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको प्राइवेसी चाहिए अपनी तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। सारे ऐसे नहीं हैं, जो सेवाएं देते हैं ना वो बहुत मतलब काफ़ी अच्छे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि जबलपुर में जो मैंने जिनके लिए बताया, आई थिंक शशिकांत जी, मैंने शायद नाम बताया था, जो मोटरसाइकिल पे वो गुड़ की जलेबी और पोहा चाय, वो तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट मिलता है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों की किसी की दिक्कत ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिनकी हमको पहचान ही नहीं है ना, जो मतलब गाँव वाले जो रास्ते में मिलते हैं, उनको फ़ोन नंबर दे के ही मतलब नहीं है। तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और कुछ नहीं है। है अभी और बातें कुछ बताऊँगी मैं आपको।